इंडियन का एक भी पर्सन उसमें इंडियन नहीं था, इस वजह से कांग्रेस ने उसे टोटली बॉयकॉट किया। बट उसकी रिकमेंडेशन इतनी ज्यादा मानी गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारी चीजें साइमन कमीशन से भी ली गई। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है इसमें, नथिंग एल्स। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, हल्का सा मैं इसको इसका इंट्रो दे चुका हूँ, बट थोड़ा सा और आगे तक हमें इसे लेकर चलना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, वन से ही करा रहे हैं यार, टेंशन मत लो आप। चीजें नहीं जाएंगी आपकी कहीं भी, चीजें यहीं से आएंगी और इसके अलावा कई कोई चीज बाहर से नहीं आती है। बट ये है कि आपकी रिटेनिंग पावर कितनी ज्यादा है वो आपसे देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। देखिए, हम नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी तक हमने किया है पूरे का पूरा जितने भी एक्ट्स हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने प्रियम्बल कंप्लीट कर लिया है और साइलेंट फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीन चीजें हमारे चार चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। अभी से हम नॉर्मली अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम मेनली आर्टिकल 1 से लेकर 4 देखेंगे कि शायद हम आज जिससे डील कर लें। मेरा पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर रहेगा फोकस आज कि 1 to 4 कंप्लीट हो जाए। लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा लंबी चीज है ये, इतना आसानी से हो नहीं पाएगा, बट कोशिश करेंगे हम। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमारे पास जो है 24 पार्ट्स हैं टोटल। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन और उनके टेरिटरीज के बारे में बताया गया। देखो, टेरिटरीज जो हमारे पास है वो ना ही आर्टिकल 1 में है, ना ही 2 में है, ना ही 3 में है, ना ही 4 में है। दैट वाज इन शेड्यूल। वो हमारे पास शेड्यूल्स में है कि कौन सा नया स्टेट फॉर्म हो रहा है, किस किस स्टेट की बाउंड्रीज हमने अल्टर करी है, किस स्टेट का नाम हमने चेंज किया है। ये सब चीजें हमारे पास शेड्यूल में ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन आर्टिकल्स में है कि किस हिसाब से चेंज होती हैं। लाइक दीज आर द थ्योरीज, और वो जो है हमारे पास वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल दो आप, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये ग्रुप में था तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, एक बार पूरा पढ़ा होगा। तो मैं इसके एसेंस के ऊपर आता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के ऊपर आता हूँ इसको। देखो, याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में हमारे पास है इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो आजकल यही चल रही है, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया को अब भारत बोलेंगे, भारत को हम इंडिया बोलेंगे। ये दोनों चीज हमारे पास चल रहा है पूरा का पूरा। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से ना चाहते हुए भी आर्टिकल 1 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसकी वर्डिंग याद रखनी है। यूपीएससी ने एनडीए के क्वेश्चन पेपर में, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में ये चीज 2016-17 में पूछी थी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया, वन ऑफ ओनली वन और ओनली टू। इस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको आर्टिकल 1 में क्या याद रखना है? आर्टिकल 1 में हमें क्या याद रखना है कि इट इज टॉक अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। पहली चीज हमारे पास आर्टिकल 1 जो बताता है, दैट इज नेम ऑफ यूनियन स्टेट, एंड सेकेंड इज टाइप ऑफ पॉलिटी। हम हमारी जो पूरा का पूरा राज व्यवस्था है वो किस तरीके से है। हमें पता है इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने पूरा आर्टिकल अगर 1 को पढ़ा हो, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन मतलब हमारे पास, यूनियन का सिंपल सा मतलब है स्टेट्स के पास सीडिंग का राइट उनके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल की डेट में तमिलनाडु बोलेगा कि मुझे अलग होना है तो मेरे को अलग कर दीजिए। इतना आसान नहीं है। आसान क्या है ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कोई भी अगर आ गया उसके बाद वो सीड नहीं हो सकता। क्या आना भी इतना ही आसान है?
दैट विल वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल सेकेंड। ठीक है, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि नेम्स के बारे में बात की गई है हमारे पास आर्टिकल 1 में, और सेकंड चीज हमारे पास किस तरीके की हमारे पास राज्य व्यवस्था है, किस तरीके की हमारे पास पॉलिटी है, इस चीज के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉलिटी में इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन से यहां पर आप एक चीज कंपेयर कर लीजिए, अगर यूनियन और फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, देखो यूनियन में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा इंडिया, फेडरेशन में एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास यूएसए। आपको पता होगा ये 50 स्टेट से मिलकर बना, 50 स्टेट से, आपने कभी इसका मैप देखा हो अगर, तो हमारे पास स्टार्स 50 है। ठीक है, 25 स्टेट्स, सॉरी 25 है, नॉट 50, 25 स्टेट्स है, और एक स्टार दो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक स्टेट दो स्टार्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में, इसके जस्ट अपोजिशन में बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में हमारे पास अभी 28 स्टेट्स चल रहे हैं। 28 में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज्यादा देन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के साइन किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से कोई भी स्टेट ऑटोमेटिकली हमसे अलग नहीं हो सकता। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है, लाइक वर्जीनिया ने बोला कि मुझे यूएसए के साथ नहीं रहना, हो सकता है इन फ्यूचर वो अपनी ट्रीटी यूएसए के साथ तोड़ दे और वो अलग से एक स्टेट या फिर अपनी अलग से एक कंट्री स्टैब्लिश कर ले। तो यहां पर हर एक स्टेट के पास ये राइट है कि हम सीड कर सकते हैं, हम अलग हो सकते हैं यूएस से, बट यहां पर यूनियन के किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और, वैसे मुझे अभी ये चीज समझानी है, तो लाइक आपको पता होगा जी। क्या चीज? फ्रांस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है? हाँ, अरे वो तो अलग चीज है भैया, वहाँ ये नहीं है। यहाँ नहीं, वीटो पावर जो मांग रहे हैं वो तो यूएनजीसी में मांग रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में आता है वो कहीं, वो यहाँ का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप उसे कंपेयर करना चाहते हो, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे और इंडिया एंड यूएन पढ़ेंगे, जब यूनाइटेड नेशंस को इंडिया के साथ लेके चलेंगे, तब हम उसमें उनके एसेसरीज को ऐड करेंगे, तब वहां पर जाके हम उस चीज को समझा सकते हैं। यहाँ से तो टॉपिक ही नहीं लगता है वो। क्या चीज है वो? अरे यूएनजी है, यूएनजीसी में मांग रहे हैं भैया, वो यूएन में मांग रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशन चार्टर में। वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो यहाँ पर बिल्कुल भी इसके साथ कुछ भी कंपैरिजन में नहीं आ सकता। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारे पास 1947 था, आपको पता होगा इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर हर एक प्रिंसली स्टेट्स, हमारे पास पता होगा आपको कि 552 हमारे पास जो यूनियन पूरे के पूरे स्टेट्स थे, उसमें से हमारे पास 549 स्टेट्स ने इंडिया को एक्वायर कर लिया था, मतलब इंडिया के एम्बेक्ट में वो आ गए थे। बट जो 3 स्टेट्स थे वो नहीं आए थे, वो डेफिनेटली हम उनको ट्रीट करेंगे। बट मेरा कहने का मतलब है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में मेनली आइदर जॉन इंडिया की बात हुई थी और पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट की बात हुई थी। तो ये हमारे पास 3 चीजें थी। इसमें से हमारे पास इंडिया में सारी जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारे पास इंडिया में आ गए थे। लाइक कुछ थे जो पाकिस्तान में जाने की सोच रहे थे, बट एट द लास्ट इंडिया में ही हमारे पास आए थे। और एक दो थे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट रहने की सोच रहे थे, लाइक जम्मू कश्मीर भी हो गया हमारे पास, लाइक सिक्किम हो गया हमारे पास। सिक्किम भी एट लास्ट हमारे पास इंडिया की ही टेरिटरी में आ गया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा 2019 5th ऑफ अगस्त, जहां पर हमारे पास यूटी बना डाला है हमने अपने जम्मू एंड कश्मीर को, तो उनके साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइन किया था। ये चीज आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए।
इसके पीछे भी पूरी की पूरी कहानी है, तभी ये चीज अगर आपको याद रहेगी तभी आप बता सकते हो कि ड्यूरिंग द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 29 स्टेट्स during the commencement of constitution, and that was divided into 4 parts: part 1, part 2, part 3 and part 4. First one deals with the governors, second one deals with the princely states, third one is deal with the chief commissionaries, and fourth one is dealt with the solidarity. तो ये चीज 4 भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपके पास कि ड्यूरिंग द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने स्टेट्स थे, पार्ट 1 में कितने स्टेट्स थे, पार्ट 2 में कितने थे, पार्ट 3 में कितने हैं, पार्ट 4 में कितने हैं। क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा यहीं से, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें पता है कि हमारे पास पॉलिटी क्या थी। हमारे पास पॉलिटी जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और नेम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नेम्स हमारे पास शेड्यूल में मूव कर जाता है, और ये शेड्यूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पर जो आती है यूनियन के बाद, ये यूनियन मैंने जैसे आपको बताया इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्टिबल है, तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट विल बी इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, क्योंकि किसी भी स्टेट के पास सीडिंग राइट नहीं है। पहला पार्ट हमारे पास आर्टिकल 1 का इस चीज से डील करता है कि नेम क्या है और हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है। सेकेंड चीज जो हमारे पास आर्टिकल 1 में बोली गई है दैट विल बी द टेरिटरी। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी किस किस टाइप में हमारे पास होती है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की टेरिटरीज की बात की गई है, ये चीज आप याद रखिएगा। फर्स्ट इज लाइक ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट, second is union territory, and third is territory acquired by government of India at any time. Like टेरिटरी ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइक हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं आज भी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा नॉर्थ साइड पे हमारे पास है, उसकी टेरिटरी स्पेसिफाइड है कि इतना ही एरिया इस स्टेट के पास है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास लाइक इसी तरीके से जितने भी स्टेट्स हैं सबकी टेरिटरी वेल डिफाइंड है, तो वो चीज हमारे पास आती है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर पूरे स्टेट्स आते हैं, पूरा इसमें यूटीज आती हैं। और थर्ड चीज, इंडियन गवर्नमेंट किसी के ऊपर कल की डेट में वॉर कर दे और उस चीज को एक्वायर कर ले, तो वो जो टेरिटरी है वो भी इंडिया की टेरिटरी में आती है। या फिर जैसे मैंने आपको बेरूबरी केस समझाया था जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सीख किया था कि क्या हम अपनी टेरिटरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ अगर आप सीट कर रहे हो अपनी टेरिटरी को, अपनी यूनियन टेरिटरी को, तो यू हैव टू ब्रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पर याद रखिएगा दैट इज द ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड एम्बेसीज ऑल्सो। ठीक है, किसी और देश में किसी और मतलब पाकिस्तान में अगर इंडियन एम्बेसी है दैट वाज इंक्लूड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, नॉट in territory of state, not in UT, and even not in territory acquired by government of India at any time, but still that was in government of India's under questions। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको टेरिटरी ऑफ स्टेट क्लियर होगा कि जितना भी स्टेट्स हैं उनका जितना भी एरिया है that was included in टेरिटरी ऑफ स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा एडमिनिस्टर करती है कुछ एरियाज को, लाइक दादरा एंड नगर हवेली, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, जितनी भी टेरिटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको डायरेक्ट एडमिनिस्टर करती है वाया हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना वहां पर गवर्नर जो भी अपॉइंट करता है, कमिश्नर जो भी अपॉइंट करता है, तो टोटली हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट उसे रन करती है, दैट इज नोन एज द यूनियन टेरिटरी। अब इसमें हमारे पास एक चीज याद रखिएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हमारे पास आर्टिकल 239 ए में आता है। ठीक है,
ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं कि जब हमारे पास यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज करके नॉर्मली दिल्ली किया गया था, इट वाज इन 1992। उस टाइम हमारे पास फुल फ्लैज स्टेटस नहीं मिला था स्टेट का दिल्ली को, ठीक है। तो किस में लिखा हुआ है, क्या है वो, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में, तो हमने उसे लिख दिया है यहाँ पर। सेकेंड थर्ड चीज जो हमारे पास है, दैट वाज टेरिटरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्यूरिंग कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 29 स्टेट्स, लेकिन जस्ट उसके बाद भी तो हमने टेरिटरी एक्वायर करना स्टार्ट किया। दादर एंड नगर हवेली हमारे पास नहीं था, हमने लिया। गोवा हमारे पास नहीं था, हमने लिया। पुडुचेरी हमारे पास नहीं था, हमने लिया। इवन सिक्किम, सिक्किम भी हमारे देश का कोई टेरिटोरियल एरिया नहीं था, हमने वो भी एक्वायर किया। वो बात अलग है, हमने वॉर करके नहीं किया। वॉर हमने कहाँ किया, वॉर हमने गोवा पे किया। पुर्तगाली छोड़ ही नहीं रहे थे। देखो ना, कब आए थे वास्को डी गामा, 1498। सबसे पुराना आया भी पुर्तगाल और सबसे लास्ट में गया भी पुर्तगाल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑपरेशन विजय 1961 में जो हुआ था, उसके बाद हमने टेरिटरी, गोवा की जितनी भी टेरिटरी है वो हमने एक्वायर करी है। तो यहां से आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट है। लाइक मैंने 5 बताया अभी आपको पूरे गिनती के साथ, तो ये 5 आपको पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट वन इज द दादर एंड नगर हवेली, दामन दीव, देन गोवा, सिक्किम एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी हमारे पास ऑलरेडी फ्रांस में था। अब थोड़ा सा हल्का सा याद रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया हम सिंगल सिटीजनशिप लेके चलते हैं। आपको पता होगा, ये मैंने आपको साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। बट जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में जो हमारे पास येमेन वाला एरिया है, वहां पर लोगों के पास इंडियन डोमिसाइल भी है, मतलब इंडियन सिटीजनशिप भी है, साथ में वो कुछ लोगों के पास, कुछ इन द सेंस एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पर जिनके पास फ्रांस की सिटीजनशिप भी है। जी हाँ, ठीक है। तो ये चीज हल्का सा एक्सेप्शन है। ऑल दो कभी भी पूछा जाए कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास या नहीं है, वी हैव। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन अगर बोल दे कि किस स्टेट, मतलब किस यूटी के पर्सन्स के पास ड्यूअल सिटीजनशिप के राइट पे, तो ये ट्रिकी है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से स्टेट हमने बाद में एक्वायर करे हैं आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पीडीएफ में एडिट नहीं है, तो इसको आराम से लिखते हुए चलना, जो जो मैं आपके यहाँ पर बताया जा रहा हूँ आपको। इंडिया में आने के बाद दोबारा कुछ समझाने में आपका क्वेश्चन। पुडुचेरी, हाँ जी जी। नहीं, देखो ये कुछ इस तरीके से मान सकते हो, क्योंकि यमीन को उन्होंने, मतलब जो फ्रांस वाले पर्सन थे, उन्होंने खुद से हमें दे दिया कि हमारे को एडमिनिस्टर करना बहुत दूर पड़ेगा। फ्रांस मान के चलो यहाँ है और इंडिया यहाँ है, वो यूरोपियन नेशन है और यूरोप में बिल्कुल एट लास्ट कोने में है, और यहाँ पर इंडिया बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया में आता है हमारे पास। तो उनको इतना सा एरिया एडमिनिस्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। और जब पूरा का पूरा ये मान के चलो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा इंडिया एक्वायर कर रखा है, तो छोटी सी जगह क्यों छोड़ेंगे। ये तो एक तरीके से वो चीज रहेगी कि हमने इतना बड़ा इंडिया एक्वायर किया, ये चीज हमने छोड़ दी किसी और के लिए, तो आने वाले टाइम में वहां पर कोई और देश अपने पोर्ट्स बना सकता है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, इवन पूरा का पूरा मिलिट्री बेस बना सकता है। तो कोई भी देश ऐसे नहीं छोड़ता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास आर्टिकल 1 में कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 1 बस इतना ही है कि इंडिया का नाम इंडिया है, इंडिया डेट इज भारत, और टाइप ऑफ पॉलिटी डेट वाज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है। ये इनडिस्ट्रक्टेबल वर्ड इनडिस्ट्रक्टेबल वाला स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये चीज आपको और पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा में। तो नेम्स कहां पर लिखे हुए हैं, डेट वाज इंक्लूड इन अ शेड्यूल, याद रहेगा। तो और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो ये चीज है। इस जी हाँ जी, ये हमारे पास आर्टिकल 1 का ही फर्दर पार्ट है।
इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल सेकंड में हमारे पास है कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है। देखो याद रखिएगा, आर्टिकल सेकंड जो इंक्लूड होता है उसमें आउटर स्पेस की भी बात हम करते हैं। लाइक अभी तक जो टेरिटरी इंडिया में नहीं थी, हम उसको भी इंडिया में एग्जिस्ट करवा सकते हैं, या फिर अभी तक कोई स्टेट नहीं था उसको भी हम इंडिया में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आर्टिकल सेकंड जो है हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच रखता है। इंडिया ही में नहीं, इंडिया के बाहर की कोई टेरिटरी भी हम एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास आर्टिकल सेकंड का होना जरूरी है। यही रीजन है कि फर्दर हमने ऐड किया था आर्टिकल 2A एंड इवन 10th शेड्यूल, बाद में वो रिपील कर लिया था हमने, बट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35 के थ्रू हमने आर्टिकल 2A इंक्लूड किया एंड न्यू शेड्यूल दैट वाज 10th। हमने ये दो चीज हमने 35 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंड्यूस करी जस्ट टू एक्वायर सिक्किम। लेकिन जस्ट आफ्टर एक्वायरिंग सिक्किम वहां पर हमने फिर वोट करवाए, तो हमने क्या देखा कि चौगाला जो वहां के जो राजा थे उनके फेवर में थी ही नहीं वहां की जनता, तो उन्होंने कहा कि इसे हटाओ और अब टोटली आप यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में एज अ स्टेट वर्क करो। तो इस वजह से हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जिसमें हमने आर्टिकल 22A जो हमने इंड्यूस किया था 35 में, उसको हमने वापस निकाल दिया और इवन 10th शेड्यूल को भी हमने रिपील कर दिया। ये हल्का सी चीज है, अगेन ट्रिकी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को हमने जो इंडिया में इंक्लूड किया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने किया है। दैट वाज इन 36। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 35 है या 36 है, 36 है, ठीक है। तो याद रखिए, लिखिए इसमें सेकंड, एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू एडमिट empowering parliament to admit into Union of India into Union of India into Union of India admit into Union of India। देखो इसमें दो पार्ट बनाइएगा। फर्स्ट पार्ट, द पावर टू एडमिट into Union of India a new state, the power to admit into Union of India new state, ओके। नेक्स्ट, इसमें बी पार्ट बनाइए, the power to establish new state, the power to establish new state, the first, और आगे लिखिए, the first refers to the admission of state, first that was the A part, okay, the admission of state which are already existing, which are already existing, while the second refers to establishment of state which was not existing before। याद रहेगा। तो डेट सिंपली मीन्स आर्टिकल 2 जो डील कर रहा है वो हमारे पास आउटसाइड टेरिटरीज और यूटीज के साथ डील। लाइक हमने बोला कि फर्स्ट पार्ट में हमने बोला कि जो अभी तक स्टेट नहीं है हम उसको अब स्टेट बना सकते हैं। जो स्टेट नहीं है दैट सिंपली मीन्स वो यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी को अब हम
स्टेट बना सकते हैं, दैट वाज इंक्लूडिंग ए पार्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल। नहीं नहीं नहीं, वो डिवीजन वाला हमारे पास आर्टिकल 3 है। ठीक है, आर्टिकल आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 3 पूछा जाएगा। ठीक है, 2 में बहुत ही रेयर है वो पूछेंगे, अगर 2 आर्टिकल पूछेंगे दैट वाज रिलेटेड विद सिक्किम ओनली। ठीक है, तो सिक्किम के अलावा नहीं पूछेंगे वो आपसे। सेकंड चीज में हमारे पास क्या बोला कि जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको भी स्टेट बनाने की पावर हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट के पास है। दैट सिंपली मींस अगर कोई टेरिटरी है ही नहीं उसको भी स्टेट हमारे पास बनाया जा सकता है। ये चीज याद रहेगी। तो आर्टिकल 1 डील्स विद द यूटीज एंड आर्टिकल 2 क्लॉज 2 डील्स विद द नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट टू पर्टिकुलरली फॉर्म अ स्टेट। इसमें कुछ दिक्कत है आपको? सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 8 कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था टू मेक सिक्किम इंडियन टेरिटरी। इसे कहीं हैशटैग मार के लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आर्टिकल 2A प्लस 10th शेड्यूल। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और अपना हैशटैग बनाइएगा कि इट वाज रिपील्ड बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक ट्रिक ही है, ये पार्ट अपने पास अपने रखिएगा। ठीक है, कि सेकंड ए एंड 10th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वाज रिपील्ड जस्ट आफ्टर इट, है ना? डन। तो इट वाज रिलेटेड विद द आर्टिकल सेकंड, नथिंग एल्स। आर्टिकल हो गया, मूव करें आगे। रिपीट मतलब पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, रिपीट का मतलब है आपने उसे हटा दिया, हम वापस लेते हैं, दैट्स ऑल। ये हमारे पास 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। हाँ, 35 और 36 दोनों। जी हाँ, नहीं 72 इंदिरा गांधी ने हमारे पास जो फर्स्ट एनुअल था। ये आप इस सिक्किम का जो विलय है आप पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत मजा आएगा आपको। इसमें इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो हम रॉ की बात करते हैं, रॉ का इसमें बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने। काओ आपने सुना होगा, तो जो उस टाइम पे हमारे पास हेड थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था। इवन चाइना तक को नहीं भनक लगी कि सिक्किम इंडिया का पार्ट बनने वाला है, और सीधा हमारी पार्लियामेंट में आए और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए और सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। वहां पर रेफरेंडम करवाया गया, वहां पे देखा कि इंडियन टेरिटरी के पक्ष में है, तो वहां के राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। बहुत ही स्पीड में हुआ ये काम। तो ऑल दो वो हमारे पास नहीं आता है, लेकिन हाँ कभी कल की डेट में आप मेंस लिखने बैठोगे, जस्ट बिकॉज आप सब पीसीएस वाले हो, यहाँ पर 3 निकलेगा, मेंस लिखने बैठोगे, तब आपको वहां पर ये स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तब आपको लिखनी ही पड़ेगी अगर हमारे पास एमेलगमेशन ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हर एक स्टोरी अलग अलग से लिखनी पड़ेगी। लाइक गोवा में विजय ऑपरेशन लिया था हमने, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो पोलो लिया था हमने, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया, ऑल दो बाकी जो लीडर्स थे वो इसके अगेंस्ट में थे, ये भी आपको वहां लिखना। लिव इट, ये अभी हमारा पार्ट नहीं। तो नेक्स्ट इज द आर्टिकल 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट में से, पार्ट 1 में से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मेनली हमारे पास आर्टिकल 3 में से बनते हैं। क्यों? इस आर्टिकल में हमारे पास ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट को। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट टू एडमिट। अब क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट, याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। अच्छा ये याद रखना कि आर्टिकल अब ट्रिकी है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आर्टिकल 3 जो है हमेशा आएगा
हमेशा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 3 से अगर आपको कोई भी बिल लेकर आना है तो वो पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा और प्रेसिडेंट ही उसे रखेगा पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसा होता है आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग। लाइक आप मान के चलो कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, लाइक उत्तरांचल से उत्तराखंड 2006 में जो एक्ट आया था, मैं कब चेंज किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्ट लाए थे 2006 में लाए थे, ठीक है ना। तो जो एक्ट लाया गया है वो हमारे पास प्रेसिडेंट ने हमारे पास पार्लियामेंट में रखा। आर्टिकल 74 के हिसाब से देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड उनके पास ज्यादा फिर वापस आता है पार्लियामेंट को। मतलब आई डोंट गेट योर पॉइंट। पहले गवर्नमेंट को पहले प्रेसिडेंट को बोलेगी कि आप ये पार्लियामेंट। अब देखो समझो, आप 3 जो हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ये पूरी पार्लियामेंट है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो आप ये मान के चलो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने सोचा कि यार उत्तराखंड का नाम बदलकर दोबारा उत्तरांचल कर देते हैं। तो आप तीनों ने सोचा कि यार ऐसा हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। तो आप तीनों ने बोला कि एक ड्राफ्ट बनाओ और मुझे पकड़ाओ। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को पकड़ाया, अब आपने मुझे पकड़ाया, इस वजह से मुझे इसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। मैंने पार्लियामेंट में रखा, अब सारे लोग आप इस पे बहस करोगे। ऑल दो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और इसके पास मेजॉरिटी है, होगा वही जो ये चाहता है, बट स्टिल आप लोग बहस करोगे। अच्छा, इसके पीछे कहीं जो आपको लोग नहीं दिख रहे वो स्टेट है, जो नहीं दिख रहे वो स्टेट है। हम मैं स्टेट को बोलूंगा कि आप क्या चाहते हो, आपका नाम चेंज हो या ना हो, लेकिन स्टिल वो टाइमली मुझे बता भी दे कि वो नहीं चाहते, उनकी सुनी नहीं जाएगी, वो किनारे ही रहेंगे। लाइक आपको पता होगा वेस्ट बंगाल का नाम हटा के बंगाल करना चाह रही है ममता बनर्जी, बहुत टाइम से नहीं हो रहा। और कब तक नहीं होगा, जब तक सेंटर में वो कांग्रेस नहीं होगी। मेजॉरिटी का भी होता है। जी हाँ बिल्कुल, जिसके पास मेजोरिटी वही कर सकता है। हाँ, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, इसमें हमेशा यूनियन का रोल होता है। तो डिस्कस करेंगे आपसे, सेंट्रल चाहे तो बिल्कुल, स्टेट चाहे तो स्टेट का रोल ही नहीं है, रूलिंग पार्टी डिपेंड करती है सेंटर की। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से जो हमारे पास आएगा, तो पार्लियामेंट को परमिट किया जाता है किस किस चीज के रिगार्डिंग में। फर्स्ट चीज है हमारे पास, इतना लिख दिया आपने हल्का फुल्का। देखो जैसे मैं बना रहा हूं ना, आप वैसे ही बना के चलो। पॉलिटी कभी किताब से याद नहीं होती है, पॉलिटी हमेशा माइंड मैप से याद होती है। ऑल्दो लाइक मैं यहाँ पर आया हूँ, ये किताब मेरे सामने रखी है, इसको मैंने कितनी बार पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक पन्ने में मैं पूरे के पूरे आर्टिकल्स, और ये सिर्फ मैप्स बने हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा सच नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ मैप्स हैं। तो पॉलिटी हमेशा मैप्स के थ्रू ही याद होती है। लाइक एंशिएंट इंडिया, रटते रहो नहीं होती, किसके बाद कौन आया है। लाइक बिंदुसार पहले आया है बिंबिसार, बता दो जरा, और क्यों बिंदुसार का नाम बिंदुसार है, नहीं पता। अरे सम्राट अशोक के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य तो लास्ट में। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के बिंदुसार, क्यों नहीं पता आप लोगों को। चलो 2 मिनट है ना एक्स्ट्रा स्टोरी के, एंशिएंट इंडिया पता नहीं कौन पढ़ाएगा आपको, बट इतना डीप में जाके कोई नहीं बताता है। आपको बताता हूँ मैं ऐसे ही, जो हमारे पास चाणक्य थे, विष्णुगुप्त, जो आप सब लोग जानते हो। तो देखो, राजा की जो परवरिश होती है वो बचपन से ही होती है। मान के चलो कि ये राजा है हमारे पास, ठीक है, ये जब छोटे हैं लाइक 9-10 महीने के ही हैं, तो बचपन से इन्हें बहुत कम अमाउंट में जहर खिलाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, बहुत कम अमाउंट में, सो डेट कि इनकी बॉडी जितना भी पॉइजन फ्री रहे। कल की डेट में इसे सांप आके काट ले तो सांप मर जाए, ये बचा रहे। उम्र के साथ साथ पॉइजन की मात्रा को भी बढ़ाते चले जाता है, ये सही बात थी, ठीक है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो वहां पर हमारे पास किंग को किस तरीके से लीड किया जाएगा, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं टोटली साफ साफ।
ऑल्दो अर्थशास्त्र अभी ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके कुछ थीसिस जो है हमारे पास, उसमें ये चीजें मिली है हमें। तो हमारे पास क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही हमारे पास जहर खिलाया जा रहा था, तो जब वो बिल्कुल मैच्योर स्टेज में आए तो उनके पास अच्छा खासा उन्हें जहर खिलाया जाता था। आपको पता होगा पुराने जमाने में अगर किसी को हनी ट्रैप करना था, आज के टाइम पे भी हनी ट्रैप की पॉलिसी कोई पुरानी नहीं है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े चीफ्स हैं वो कई जगह हमारे पास हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो राजाओं को मारने के लिए विष कन्या का कॉन्सेप्ट चलता था। विष कन्या कौन होती थी? वही सेम प्रोसेस है उनका भी। बचपन से ही उन्हें जहर खिला रहे हैं बचपन के, तो उनके नखूनों में बहुत ज्यादा जहर आ चुका है, तो वो कुछ नहीं करती है। या तो उन्हें जाके किस करेंगे तो भी मर जाएगा, इवन उसको जो हमारे पास नखून है उनकी बैक पे डिप करेंगे तो भी इंसान मर जाएगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए खाना आया। गॉट इट। अब चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ को नहीं पता था, और जबकि वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया। अब उस क्योंकि वो राजा का खाना था तो उसमें पॉइजन भी था, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट में पॉइजन होता है। उस वजह से, उस पर्टिकुलर वजह से रानी की सडन डेथ हो गई, क्योंकि रानी को नहीं पता था। बट विष्णुगुप्त ने उस टाइम देखा कि बच्चा इनके टाइम में फुल पेट, मतलब फुल टाइम में इनका जो बच्चा अभी चल रहा है, तो उनकी एकदम से डिलीवरी की गई। उस टाइम पे सीजरियन हुआ, सोचो। नहीं सीरियसली सोचो, आज से पहले लगभग हम 232 बीसी की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे सीजरियन हुआ और बिंदुसार को निकाला गया। अब उन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइजन उनकी पूरी बॉडी जो है नीली पड़ चुकी थी। तो उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े वैद्य होते हैं सबको बुलाया गया और बोला गया कि अब क्या तरीका है इस बंदे के बॉडी से पॉइजन निकालने का। तो उस पॉइजन को निकालने के लिए जितने बड़े बड़े वैद्य थे उन्होंने क्या बोला कि इनको हल्का हल्का प्रेशराइज किया जाए उस बच्चे को, छोटा छोटा ना, जन्मजात बच्चा कितना छोटा सा होता है, इतना सा, तो उसको हल्के हल्के प्रेशर किया जाए और सारे पॉइजन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला दिया जाए। तो बिंदुसार के इस वाले पूरा का पूरा जो एरिया था, जितना भी फॉरहेड वाला एरिया होता है, वो टोटली ब्लू था। सारे पॉइजन को पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर लाया गया, और उस वजह से, सिर्फ उस वजह से कि एक पॉइंट पे सारा पॉइजन आया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज बिंदुसार, क्योंकि बिंदी टाइप का हमारे पास पॉइजन फॉर्म। अब आपको पता चल गया बिंदुसार किसका लड़का है, मौर्य का। तो बिंबिसार तो बहुत पहले थे। गॉट इट। बिंबिसार का आपने समझ में आना चाहिए, बिंबिसार बहुत पहले आए हैं। उसके बाद कहीं हमारे पास ये हर्के डायनेस्टी, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्यन में भी हमारे पास सेकंड फॉर्म इज बिंदुसार, उनके लड़के अशोक। दैट्स ऑल। एक छोटा सी कहानी थी, लेकिन जिंदगी भर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसने? वो तो हारक्य डायनेस्टी थी ना, वो डिफरेंट थी यार। कहाँ आप बात कर रहे हो? लगभग लगभग इनके बीच में 300 साल, 350-400 साल का गैप होगा लगभग, शायद ज्यादा ही होगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। चलो लिव इट, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, एंशिएंट इंडिया हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो हमने पता चला कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट में हम बिल्कुल ले डाउन कर सकते हैं। और बिल में हमारे पास क्या क्या पावर्स होंगी, फर्स्ट लिखिए ए में, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय separation of territory from any state, from territory from any state, or by uniting two or more state, or by uniting two or more state. Second, A part complete हो गया। Next is increase the area of any state, increase the area of any state। भैया जो छूट जाता है उसे बाद में करिएगा क्लास के, ठीक है, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। Third is diminish the area of any state. Second is increase the area of any state. Third is diminish the area of any state. Fourth, D point, alter the boundary of any state. Alter the boundary of any state. Further, E point, alter the name of any state. Alter the name of any state.
डन। सो व्हाट डज दिस मीन, है ना, पहली चीज। चलो यार, इसे ऐसे समझने से अच्छा है तो ना मैप से समझते हैं। तो दिस इज इंडियन मैप, इंडियाज मैप, है ना, जो अभी एट परसेंट चल रहा है। हमने फर्स्ट चीज बोली कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है और किसी भी स्टेट को जोड़ सकती है। अब तोड़ने से याद आया, ये तोड़ दिया। एक स्टेट था, स्टेट को तोड़ के इसने यूटी बना डाला, स्टेट को तोड़ के इसने यूटी बना डाला। अब ये चीज ऑलरेडी चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि यूटी से स्टेट बनाया जा सकता है, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई। लेकिन क्या स्टेट से यूटी बनाई जा सकती है, ये तो नहीं पढ़ाया मैंने। इसी वजह से ये चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली जब आर्टिकल 370 हटाओ करके जो कपिल सिब्बल पूरा का पूरा बहस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, तो ये वही चीज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हम स्टेट से यूटी बना रहे। इट इज लाइक आप किसी चीज के स्टेटस को डिमिनिश कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ इट इज एप्लीकेबल। दैट सिंपली मीन्स कि ऐसा हो सकता है, हो गया, ठीक है। तो अब यहां समझो चीजों को, लाइक बिहार एंड झारखंड, दैट वाज पर्टिकुलर स्टेट। हमने पार्लियामेंट ने क्या किया, इन दोनों को तोड़ दिया, ये एक स्टेट था। सिमिलरली उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, हमारे पास एक स्टेट था, पार्लियामेंट ने क्या किया, इसे ब्रेक डाउन कर। तो यहां से आपको समझ में आएगा फर्स्ट थिंग कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, किसी भी स्टेट को जोड़ सकती है और तोड़ सकती है। तोड़ने वाले एग्जांपल्स मिल रहे हैं, जोड़ने वाला इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी टेरिटरी किसी और स्टेट में चले जाए। ऑल्दो कई सारी टेरिटरीज के ऊपर दोनों स्टेट्स क्लेम करते हैं। और रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो जो कोरापुट विलेज है, दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये रिसेंट है कि एक स्टेट बोलता है कि यहाँ के लोगों को डेवलप करने के लिए हमारे पास इतना फंडिंग नहीं है, और दूसरा स्टेट उसे फंड कर देता है। पहला स्टेट बोलता है पर टेरिटरी तो हमारी रहेगी। तो डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। फर्स्ट चीज समझ में आई कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, वो किसी भी स्टेट को बड़ा कर सकती है और छोटा कर सकती है। सेकेंड चीज बाउंड्रीज से रिलेटेड है। किसी भी पहले पार्ट में क्या था, दो स्टेट्स को मिला सकती है या तोड़ सकती है। सेकेंड पार्ट में है कि बाउंड्रीज को इंक्रीज कर सकती है। कॉमन बात है, अगर किसी की बाउंड्री इंक्रीज होगी तो किसी ना किसी की डिक्रीज भी होगी, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में क्या है, किसी की बॉडी को मतलब किसी भी टेरिटरी को इंक्रीज किया जा सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देहरादून के उत्तराखंड ही ले लीजिए। अभी 2019 वाला जो मैप आया है उसमें हमने कुछ नेपाल की टेरिटरीज भी अपने अंदर ले लिया है। ऑल्दो हम ही उसे एडमिनिस्टर करते हैं बहुत सालों से। लाइक ट्रीटी ऑफ सिलगुड़ी जो हमारे पास 1816 में हुई थी, सिंगुली, हाँ, ट्रीटी ऑफ सिंगुली में जो 1816 में हुई थी, वहां से लेकर अभी तक हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या ट्रीटी करी थी गोरखास के साथ कि जो काली रिवर के उस साइड है वो तुम्हारी, जो काली रिवर के साइड है वो हमारी। तो रिवर का जो कोर्स है वो समय के साथ साथ चेंज होता है, ये उन्हें भी पता था। ब्रिटिशर्स कोई भी ट्रीटी अपने अगेंस्ट में नहीं करता था। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, वो ट्रीटी, वो जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वो इंडिया में आने लग गए और हमने ले लिए। लाइक काला पानी हो चाहे वो लिपिदुरा हो, सारी की सारी स्टेट्स हमारे पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास आ गए। तो सेकंड चीज आपको समझ में आई कि बाउंड्रीज को अल्टर करने की पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। बाउंड्रीज को अल्टर इन द सेंस, बाउंड्रीज चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे। तो यहां तक आपको सी पार्ट तक समझ में आ गया है। सेकंड जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, दैट वाज द अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट दैट सिंपली मींस, हो सकता है कि कल की डेट में ये बोले ये जो सोनभद्र वाला एरिया है यार ये कुछ जम नहीं रहा, तो क्यों ना एक काम किया जाए, इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये जम नहीं रहा, कि ये जबरदस्ती किसी और के एरिया में आ रहा है। मध्य प्रदेश में सोनभद्र वाला एरिया आ रहा है, तो कल की डेट में ऐसा हो सकता है कि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास मध्य प्रदेश को दे दिया जाए और यहां से इतनी ही अमाउंट की टेरिटरी हमारे पास उत्तर प्रदेश को दे दी जाए।
टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन फ्लुएंट। ऐसा हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो अल्टर द बाउंड्रीज, जबकि एरिया विल रिमेन सेम। समझ में आई ये छोटी सी बात। और लास्ट इज टू अल्टर द नेम। नाम चेंज करने के लिए आपके पास न्यूमरस एग्जांपल है। स्टार्ट कर लो आप नॉर्मली अपने यूपी से। यूनाइटेड प्रोविंस हमारे पास नाम था, हमने उसे बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब लाइक जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश बना डाला। हमने मद्रास था, हमने उसे तमिलनाडु बना डाला। उड़ीसा था, हमने उसे उड़ीसा बना डाला। पुडुचेरी था और हमने उसे मतलब पुडुचेरी पुराने वाला था और पुडुचेरी अब हमारे पास नया वाला आ गया। उत्तरांचल था, उत्तराखंड बना डाला। तो वेरियस एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और बॉम्बे और मुंबई का नाम देखो, डॉक्यूमेंटेशन में वो बॉम्बे ही रहने वाला है, क्योंकि मुंबई का देखो डेट वाज अ डिफरेंट डिबेट। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वहां की हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, आप अपनी खुशी के लिए बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागजों में बॉम्बे चले। क्योंकि कागजों में अगर आपने बदला तो ये बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन रहेगा स्टेट के ऊपर हमेशा के लिए। नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हर सरकारी डॉक्यूमेंट में उसका नाम बदल डालना बहुत ज्यादा खर्चीला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। इस वजह से वो वहां की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। आप सबको पता होगा बॉम्बे वाला था फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो फाइनेंशियल कैपिटल का नाम चेंज करोगे तो आसान नहीं है। अब आपको सेकंड पार्ट समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है आर्टिकल 3 में? अच्छा, आर्टिकल 3 में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू आएगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज आपको जो याद रखनी है, प्रेसिडेंट के पास आने के बाद प्रेसिडेंट पर्टिकुलर स्टेट से उसका रिकमेंडेशन सीख करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, कि आपकी स्टेट का नाम चेंज हो, आपके स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हो, आपका एरिया इंक्रीज हो डिक्रीज हो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट सीख करेगा। प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। प्रेसिडेंट सीख करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट से कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर सीख के लिए मतलब पूछने के लिए एक टाइम भी देगा कि ये पर्टिकुलर टाइम है, आप इतने टाइम के अंदर मुझे बता दो। अब यहां पर सुनना स्पेशल बात, जो हैशटैग है जो आपको समझना है वो ये कि ऑल दो उस टाइमली मैनर में स्टेट अपना रिकमेंडेशन दे दे कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम चेंज हो, इसने इसी टाइम में स्टेट ने बोल दिया कि स्टेट नहीं चाहता कि उसका नाम चेंज हो, ये चीज बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। प्रेसिडेंट करेगा वही जो पार्लियामेंट चाहेगी। गॉट इट? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। सेकंड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, जो सीख कर रहा है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट सीख कर रहा है पर्टिकुलर स्टेट से, भले ही वो टाइमली मैनर में अपने आंसर्स दे दें, उसकी कोई भी मान्यता नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से ही काम होगा, नथिंग एल्स। ये चीजें याद रहेंगी आपको। क्या भैया, प्रेसिडेंट खुद ही रख रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रिकमेंड, मतलब दैट पर्टिकुलर बिल वाज प्रायर रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। अब ये तो वही बात हो गई कि तुम किसी चीज को ला रहे हो और तुम बोल रहे हो कि नहीं ये चीज मैं नहीं लाऊंगा। मतलब जो ये आएगा, मतलब जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना, तो ये सबसे पहले पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को। हाँ, तब क्या रहा मतलब उस टाइम तब कभी कभी डेडलॉक हो जाता है ना, कि मतलब डेडलॉक हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि ऐसा है मतलब किसी केसेस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट मतलब विचारधारा का ना हो, जैसे होता है। अगर वो होगा तो जैसे आपने बोला वो इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा। अगर इनिशियल स्टेज पे हो गया तो वो बिल आएगा ही नहीं पार्लियामेंट में। ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जो बोला जाएगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 42 में पूरा डिस्क्रिप्शन छीन लिया इंदिरा गांधी ने,
वो जनता गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भला किया और एक बार सोचने का विचार प्रेसिडेंट को वापस दे दिया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि 42 में क्या क्या गलतियां थी, उसको सुधारा किसके थ्रू गया है, तो 44 के थ्रू सुधारा गया है गलती इसको। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां पर एक दो स्टार पॉइंट बना लीजिए, लिखिए। The president is not bound by the view of state legislature. View of state legislature. Not bounded by the view of state legislature. And may either accept or reject them. Accept or reject them. Even if the view are received in time. Or reject them. Even if the views are received in time. Next our point. In the case of union territory, next point. In the case of union territory, UT, no reference need to made. No reference need to made. नेक्स्ट आर पॉइंट। तो देखो यहां से आप बोल सकते हो, अभी तक मैंने आपको जितना बताया कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है टू रिकंस्ट्रक्ट द मैप ऑफ इंडिया। अगर आपसे देखो मेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था हिस्ट्री के रिगार्डिंग था वो, उसमें था कि डलहौजी वाज द पर्टिकुलर गवर्नर जनरल व्हिच लेड द न्यू मैप ऑफ इंडिया। क्या ऐसा था? पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री? लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि उस पर्टिकुलर टेन्योर में सबसे ज्यादा स्टेट्स को एक्वायर किया गया, सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे काम भी उसी टेन्योर में हुए, क्योंकि वो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्ट था 1833 में, जो मैंने आपको बताया दैट वाज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एक्ट। और जो 1853 था वो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो वहां पर उसने बहुत डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के थ्रू कई सारे स्टेट्स को एक्वायर किया। क्वेश्चन आता है आपके पास हिस्ट्री में से कि सीरीज में लगा दो किस स्टेट को कब कब एक्वायर किया गया। ठीक है, तो जिस तरीके से डलहौजी ने मॉडर्न टाइम में अपने मैप को चेंज किया इंडिया का, सिमिलरली पावर जो है हमारे पास आज के टाइम में पार्लियामेंट के पास है। कभी बाय चांस आपके पास क्वेश्चन आए कि इनमें से किस पर्टिकुलर पर्सन के पास या फिर इंस्टीट्यूशन के पास have a power to reconstruct the map of Indian territory, that particularly is the parliament. याद रहेगा, याद रख लेना यार, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ आर्टिकल 4। नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल मेरे को समझाना है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 में हमारे पास क्या है, जो भी हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा है और जो भी हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा है, लाइक अगर हमारे पास नया स्टेट फॉर्म करना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इवन फ्रॉम यूटी टू स्टेट, कोई भी हमें स्टेट फॉर्म करना है, दैट वाज इन आर्टिकल 2। थर्ड में हमने क्या बोला कि बाउंड्रीज अल्टर करनी है स्टेट की, और हमारे पास स्टेट का नाम चेंज करना है, एरिया बढ़ाना है घटाना है। इन सब के लिए हमारे पास हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है, दैट वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 4। हर बार आपको चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, दैट्स ऑल। लाइक हर कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 1 लेकर आ रहे हो कि हम इस स्टेट को चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 4 बोलता है आपको कोई जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आने की जरूरत। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस में है? आर्टिकल 368 में है, जिसको हमने कहां से लिया है? बोरिंग में, साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है,
तो डेट सिंपली मीन्स अब आर्टिकल 4 के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है, डेट सिंपली मीन्स हमें कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वी कैन अल्टर बाउंड्रीज विथ सिंपल मेजोरिटी। तो जो आपके पास एक लौता क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 4 के रिगार्डिंग वो ये है कि अगर हमें अपनी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, नाम को चेंज करना है, तो हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए? वी नीड सिंपल मेजोरिटी। दैट सिंपली मींस जितने भी प्रेजेंट है उसका, बात खत्म। ये याद रहेगा। आर्टिकल 4 दैट्स ऑल। यहां पर हमारे पास स्टेट के फर्स्ट पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली हमने खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो आप इसको इसी हिसाब से लिख लीजिए, नथिंग एल्स। या अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। भैया वो पहुंचेंगे, आप चिंता मत करो, अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, अभी तो आप एफआर तक नहीं पहुंचे हो, और पार्लियामेंट में समझाऊंगा मैं आपको इन सब चीजों को। ठीक है, लिखिए इसमें। आर्टिकल 4 declares that Article 4 declares that laws made for admission, laws made for admission or establishment of new state। आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? इतनी जल्दी है? आगे देखो। Declare that law made for admission or establishment of new state under Article 2 and formation of new state and formation of new state and alter boundaries under Article 3 are not to be considered as amendment of constitution, considered as amendment to the constitution under Article 368। under Article 368। नेक्स्ट आर पॉइंट लिखिए। जी अल्टर करी गई है बाउंड्रीज। देखो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन स्टेट को फॉर्म किया गया, तो न्यू स्टेट हमारे पास फॉर्म किया गया आर्टिकल 2। नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल 3 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, दैट मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है, दैट मीन्स such law passed by simple majority and ordinary legislative process यहां तक आपको कोई दिक्कत? लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। मतलब फिर इसका यही है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। आर्टिकल 3 के थ्रू जो भी हमने नया स्टेट बनाया उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। देखो अब इस यहां तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ ऐसा तो नहीं लिखा था। अब यहाँ पर जब हो गया तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें देख लो। इसको आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आप अपनी कॉपीज में जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। लाइक समझ में भी नहीं आएगी आपको मेरी राइटिंग, समझ में आ रही है? बिल्कुल जी हाँ। ड्यूरिंग commencement of Indian Constitution we have 29 states
डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए इज फॉर द गवर्नर प्रोविंस एंड स्टैंड्स फॉर 9 स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर द प्रिंसली स्टेट, अगेन 9। ठीक है, देन सेंट्रल चीफ कमिश्नरेट 10। नेक्स्ट इज सॉलिडारिटी, सॉलिडरी 1। ये आपको नंबर्स थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, कि किस स्टेट में मतलब कौन से पार्ट में क्या था। तो अर्लियर जो कि गवर्नर रूल करता था, जहां पर डायरकी लगती थी, वो 9 स्टेट्स थे, उसको हमने which one? ये 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या था, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी हमारे पास 9 इन नंबर्स थे। नेक्स्ट वन इज द चीफ कमिश्नरेट, जो कि सेंटर के डायरेक्ट अंडर में आते थे, दैट वाज 10 इन नंबर। लास्ट वन इज द लक्षद्वीप, जो हमारे पास है, हमारे पास दैट वाज सॉलिडारिटी, जिसको अलग रखा गया था। ये चीज याद रहेगी। इसके बाद हम कुछ जो कमिटीज हैं, जो कमिटीज फॉर्म हुई है, हो गया ये लिखना चाहते हो, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत फालतू की चीज है। हाँ, वो पूछा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही डीप हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो मैं दे दूंगा आपको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद क्योंकि स्टेट को अब रिकॉर्गेनाइज करना था, अभी तक क्या है, स्टेट हमारे पास टूटे हुए हैं। स्टेट मतलब लाइक मैंने आपको बता दिया, टोटल 29 इन नंबर्स एंड डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टाइम एक डिबेट उठी। डिबेट क्यों उठी? क्योंकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम लिंग्विस्टिक प्रोविजंस के हिसाब से चीजों को बदलेंगे। ठीक है, अब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिबेट उठ गया कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से स्टेट का डिवीजन होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टाइम धर कमीशन बैठा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास एसके धर कमीशन बैठा। ठीक है, और एसके धर कमीशन जो हमारे पास बैठता है वो 1948 जून में बैठता है। अपना फाइनल वर्डिक्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है वो सबमिट करता है दिसंबर 1948 में। और ये देखो, याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मुलेशन को टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट मुझसे पूछ लेना यार, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ। तो याद रखिएगा, पहले हमारे पास सबसे पहले क्या बैठा, धर कमीशन। क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है कि कौन कौन से हिसाब से क्या क्या है, लाइक सबसे पहले कमीशन कौन सा बैठा, उसके बाद फिर कौन सा बैठा, फिर कौन सा बैठा, और पर्टिकुलर कमीशन ने क्या बोला। तो एसके धर कमीशन जो 1948 जून में स्टैब्लिश किया गया, और उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट समराइज करी 1948 में दिसंबर में। इन्होंने क्या बोला कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से कंसिडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास रिकॉर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, दैट शुड बी बेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। याद जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर होना चाहिए, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो धर कमीशन ने टोटली नेग्लेक्ट किया किसको, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिबेट क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बोल दिया था कि हाँ, अब एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए हम फ्यूचर में कभी स्टेट का डिवीजन इस हिसाब से करेंगे, तभी ये डिबेट स्टार्ट हुई। ठीक है, तो नाउ अब पहली चीज खत्म हो गई। सेकंड, हमारे पास एक हाई कमिटी बैठी, दैट इज जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी हमारे पास जब बैठती है, आप सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमण, ये वही पर्सन है जो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। ये हमारे पास ये थे, सिविल सर्वेंट थे हमारे पास, जिनकी हमारे पास पहली पूरी की पूरी कमेटी बिठाई गई थी कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को। तो इन्होंने टोटली मना किया। पार्लियामेंट, बिल्कुल। मतलब एट वर्किंग जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट मेनली नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने मेनली इसके ऊपर रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है।
जो बोला गया है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू बोला गया है इसके बारे में। सिमिलरली जो सेकंड वाला है जेपीवीपी कमेटी है, ये भी हमारे पास कांग्रेस ने अलग से फॉर्मुलेट करी थी। ये पार्लियामेंट तो बोलना बुरा रहेगा, बस आप ये रखिए कांग्रेस ने कमेटी इसको फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। तो जेपीवी कमेटी जो हमारे पास है, इसने अपनी रिपोर्ट दी है मेनली अप्रैल 1949 में। अगेन इन्होंने क्या बोला कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को नहीं बोला जाएगा, एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। अगेन स्टेट्स जो है दैट शुड बी एडमिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सिर्फ जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मूव कर रहा है उस हिसाब से स्टेट को रिकॉर्गनाइज किया जाएगा। अब इसके जस्ट बाद, अब देखो ये हम 1949 में है, हम बात करते हैं 1953 की। 1953 में आपको पता होगा, अक्टूबर 1953 की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्मुलेट होता है। आंध्र प्रदेश कहां से होता है? मद्रास में से आंध्र जो लैंग्वेज बोलते थे उन पर्सन्स को अलग करके आंध्र प्रदेश फॉर्मुलेट कर दिया जाता है, और जो तेलुगु वाले थे पर्सन्स उनके लिए नीचे मद्रास ही रहता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1953 में स्टेट का डिवीजन कर दिया, और ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज होके किया। प्रेशराइज क्यों गवर्नमेंट उस टाइम प्रेशराइज हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलर एजिटेशन, मतलब आंदोलन उठ चुके थे कि हमें तो हमारी लैंग्वेज के हिसाब से अलग स्टेट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज इसमें जो थी, 56 डेज हंगर स्ट्राइक एंड दैट लीड्स टू डेथ ऑफ पुटो सीतारमन, जो था हमारे पास थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, एक सेकेंड। जो डेथ थी हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, पोटी सी रामुलू, ठीक है, लिख लीजिएगा, POTTI पोटी CDSRI रामालू, RAMULU रामालू, ठीक है। 50 डेज हंगर स्ट्राइक एंड डेथ, सर्टेन डेथ ऑफ पोटी सीतारामलू। इनकी जो डेथ हुई, इससे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की और ये पर्सन भी हमारे पास कांग्रेस के, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुई। अब इसके बाद फॉर्मुलेट करना पड़ा आंध्र प्रदेश को, और इनके जस्ट बाद हमारे पास फैजल अली कमेटी बिठाएंगे। तो फर्स्ट वन धर कमेटी, सेकंड इज जेवीपी कमेटी एंड थर्ड इज फैजल अली कमेटी। क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्मुलेट हुए कि फैजल अली कमेटी में कौन कौन मेंबर्स और थे, ठीक है। तो फैजल अली कमेटी में कौन कौन थे? KM पारेकर एंड हृदयनाथ कुंजरू। KM पारेकर एंड हृदयनाथ कुंजरू, ये याद रखिएगा। हृदयनाथ कुंजरू तो यूपीएससी का फेमस है। कुंजरू, KUNZRU कुंजरू, ठीक है। ये जो पर्सन थे, ये वही पर्सन है जिन्होंने एनसीसी के एस्टेब्लिशमेंट की कमेटी में भी पार्ट किया है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। और ये वो पर्सन है जिन्होंने 1919 में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत फेमस हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछता ही रहता है इनके रिगार्डिंग, पूछता रहता है। तो यहां से फैजल अली कमेटी बैठाई गई। अब फैजल अली कमेटी के हिसाब से लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला। KM पारेकर, PARIKAR पारेकर, ठीक है। अब याद रखिएगा फैजल अली कमेटी के हिसाब से लिंग्विस्टिक प्रोविजंस को, मतलब लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स हैं उनके हिसाब से डिवाइड किया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने रिकमेंड किया कि 16 स्टेट्स होने चाहिए एंड 3 UTs होने चाहिए। दैट पर्टिकुलर फिगर वाज रिकमेंडेड बाय फैजल अली कमेटी, बट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 14 स्टेट्स एंड 6 UTs। गॉट इट? 14 स्टेट्स एंड 6 UTs। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिखाया हुआ है, ठीक है ना, कि कितने स्टेट्स थे और कितने फॉर्मुलेट हुए थे। तो 29 से हमने कितने बना दिए? 14 स्टेट एंड 6 UTs बना दिए, याद रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला, जो फैजल अली की कमेटी की रिकमेंडेशन थी
इन्होंने 4 चीजों के ऊपर मेनली फोकस किया कि किस हिसाब से मैंने डिवीजन करना चाहा है। फैजल अली कमेटी ने किस हिसाब से डिवीजन किया है। फर्स्ट वन इज यूनिटी एंड सिक्योरिटी, नॉट इंटीग्रिटी, इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बोली कि मैंने यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मेनली फोकस में रखा, इस हिसाब से डिवाइड किया। सेकंड बोला इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस, तो ये तो मेन ही था, इसी के बेसिस पे तो इन्होंने पूरी की पूरी रिकमेंडेशन, पूरी की पूरी कमेटी बिठाई गई थी। थर्ड वन जो इन्होंने बोला इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लुएंसी, कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी हमारे पास फ्लुएंट रहे स्टेट्स की। और लास्ट वन इज द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इन 4 चीजों को उन्होंने अपना बेसिस बनाया और इसके हिसाब से 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज में पर्टिकुलरली पूरे इंडिया को डिवाइड कर डाला। पर गवर्नमेंट ने उसकी सारी रिकमेंडेशन नहीं मानी। 16 में से सिर्फ 14 स्टेट्स बनाए और बाकी 6 यूटीज बनाए पीपल्स। तो ये याद रहेगा, लिखना पड़ेगा, जैसे वैसे मर्जी आप माइंड मैप बनाओ, आपका मेन फोकस होना चाहिए इसको क्रैम्प करने के लिए। अब इनकी रिकमेंडेशन की वजह से, ठीक है, फैजल अली कमेटी की वजह से जो हमारे पास चेंज हुआ इन फ्यूचर, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे पास स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, जिसके हिसाब से हमने स्टेट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन। ठीक है, अब स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया? फैजल अली। फैजल अली कमेटी में और कौन कौन पर्सन थे? के.एम. पारेकर और हृदयनाथ कुलस्ते। ठीक है, कौन कौन से 4 बेसिस थे वो आपको याद होने चाहिए, और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब यहां के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये हो गया यहां तक। 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। ये एस के धर की क्या क्या प्रेफरेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस रेदर देन लिंग्विस्टिक, ये पूरा लिख के भेजा मैंने। ठीक है, समझ लगे? ये रहा। तो कौन सा स्टेट कब फॉर्मुलेट हुआ, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। तो यहीं पे देखिएगा, 1960 में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट फॉर्मुलेट हुआ दैट वाज द गुजरात। गुजरात से हमने बॉम्बे को, मतलब बॉम्बे से हमने गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया। गुजरात गुजराती पीपल्स जो मतलब गुजरात स्पीकिंग लैंग्वेज वाले थे, और मराठी स्पीकिंग पर्सन वालों को महाराष्ट्र दे दिया। ये याद रहेगा आपको। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से, किसके थ्रू हमारे पास क्या था, ये आप साथ साथ भी लिख लीजिए, और इसके अंदर अमेंडमेंट भी साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि कौन सा किस में अमेंडमेंट था। ठीक है, तो जो हमारे पास, बोलिए। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पता होना चाहिए। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर 14 डिवीजन, 14 स्टेट डिवीजन, विच वन इज द 15th स्टेट? स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट के जस्ट बाद पहला स्टेट कौन सा फॉर्मुलेट हुआ, ये आपको पता होगा, अब तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, 15th स्टेट जो फॉर्मुलेट हुआ डेट वाज गुजरात। गुजरात स्पीकिंग पीपल्स को अलग किया गया था अपने बॉम्बे वाले प्रोविंस से। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15th या 16th स्टेट कौन सा था? महाराष्ट्र को तो मेन प्रोविजन का दर्जा दे दिया है ना, नागालैंड। ठीक है, तो अच्छा, नागालैंड और इसके बीच में नहीं लिखा है ना मैंने, इसमें सिर्फ स्टेट्स लिखे हुए हैं यार।
ओके नहीं, ये तो बीच वाली है, इसके बीच में भी तो था। गुजरात, गुजरात कह रहा हूँ, गोवा, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, तो कोई चीज है। चलो इसके बीच में लिखिए आप जल्दी से, 3 पॉइंट बनाइए इन दोनों के बीच में। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, इन दोनों के बीच में ये 3 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली, बता रहा हूँ, तो लिखिए इट वॉज लिबरेटेड in 1954, liberated in 1954 and added in constitution through 10th Constitutional Amendment Act. Dadar and Nagar and added through 10th Constitutional Amendment Act, CAA, ठीक है। 10th Constitutional Amendment Act के, अच्छा 10th Constitutional Amendment Act is in 1961. Next is Goa and Daman Diu. गोवा कॉमा दामन दीव, ठीक है। इसमें लिखिए इट वॉज एडेड बाय 12th Constitutional Amendment Act, added by 12th Constitutional Amendment Act, Constitutional Amendment Act 1962। अगेन आपको पता होगा ये भी हमने पुर्तगाल से छुड़वाया था, दादरा नगर हवेली भी हमने पुर्तगाल से ही छुड़वाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी जैसे आपको पता होगा कि हमने 1954 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फ्रांस ने ऑलरेडी हमें होल हार्टेडली हमें दे दिया था, बट जस्ट उसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो 14 था, ठीक है। तो जो पुडुचेरी हमारे पास आता है इसके बीच में, ये हमारे पास 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेन 1962, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नागालैंड, नागालैंड हमारे पास जो फॉर्मुलेट हुआ डेट वाज 16th स्टेट, नागालैंड जो फॉर्मुलेट हुआ 16th स्टेट। अब आपको पता होगा कि जब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला कि हमें नागालैंड बिल्कुल अलग देश ही अलग चाहिए, तो इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए इनको पूरा प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, बट स्टिल इनकी विशेष पूरी नहीं हुई और आज तक ये लड़ते ही रहते हैं, कहते हैं कि हमें तो अभी भी एक नया स्टेट ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हरियाणा। हरियाणा के लिए आपको याद रखना है शाह कमीशन, शाह कमीशन 1966। शाह कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारे पास ये वही शाह कमीशन है जिससे पंजाब को तोड़ा गया है, पंजाब से हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ को तोड़ा गया है। याद रखिएगा ये आजकल फिर न्यूज में है, क्योंकि जब से हमारे पास ये आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है वो बोलते हैं कि चंडीगढ़ हमारा एरिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शाह कमीशन ने किस हिसाब से रिकमेंड किया था। शाह कमीशन और इसके बाद छोटू राम साहब, अगर तुमने हिमाचल सॉरी हरियाणा पीसीएस दिया है किसी ने तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, मेनली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हरियाणा, इसके बाद नेक्स्ट भी हरियाणा फॉर्मुलेट हुआ एंड हिमाचल फॉर्मुलेट हुआ फ्रॉम पंजाब। याद रहेगा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड हिमाचल वाज द 18th स्टेट, हरियाणा वाज द 17th। क्या चीज यहाँ पर अभी ये यूटी है ना, अभी यहाँ पर आता है तो उसे स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा जी। अभी तक यहाँ पर हम हरियाणा इज द 17th एंड हिमाचल इज द 18th। डन। देन उसके बाद हमारे पास मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। याद रखिएगा
22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये चीज जो देखो, हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास फ्रंटियर था, पूरा का पूरा असम था। अर्लियर दैट वाज द बंगाल। बंगाल को तोड़ा गया था असम के प्रोविंस, असम के साथ, और फिर असम को हमने हल्के 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 डिवाइड किया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट विद इन स्टेट एंड, एक मिनट बस, स्टेट विद इन स्टेट, और एक और चीज पूछी जाती है स्टेट इन स्टेट, या फिर सब स्टेट की कैटेगरी किसको मिली हुई है। दैट वाज एक हाथ याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। स्टेटहुड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए असम के अंदर इन्हें सब स्टेट की कैटेगरी प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें तो एक अलग से स्टेट चाहिए। तो इस वजह से बाद में इसको एक अलग से स्टेट बनाया गया 1972, याद रहेगा। तो यहां तक है हमारे पास। एक इसमें 9 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, 2019 जहां पर JNK को UT में चेंज कर दिया गया। तो बाकी इसमें आपको कोई जरूरत नहीं, याद नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। तो कल हम अपना सिटीजनशिप स्टार्ट करेंगे। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट कहीं बचता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैं अब घर जाने के बाद आपको एक ग्रुप में वो भेज दूंगा कि किस पर्टिकुलर ईयर में नाम चेंज हुए हैं किस पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक है। नाउ कल हम कंप्लीट करेंगे अपनी सिटीजनशिप। पढ़ के आइएगा, ऑलरेडी आप लोगों के पास PDF है। See you tomorrow. ये अपने JNK को चेंज कर लीजिए। यूनियन जी हाँ।